स्क्रीन सबको दिख रही है? एक बार चैट में यस लिख सकते हैं अगर विजुअल है तो। सबसे पहले मैं ब्रजेश सस्तानिया आपके अपने दिलासा वेलनेस के रेकी लेवल 1 में स्वागत करता हूं आप सभी का। और आइए अब शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास को शुरू करने से पहले जैसे कि वेलकम मैंने आपका किया, मैं साथ ही साथ क्लियर कर देता हूं रेकी किसको सीखना चाहिए। हु इज दिस फॉर? किन के लिए है ये रेकी? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, आध्यात्मिक जीवन जीना या फिर आध्यात्मिक ग्रो, तो आप आसानी से रैकी सीखकर अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी है शुरू कर सकते हैं, और वो भी आसानी से। दूसरा है, अगर आप हीलिंग जैसी प्रक्रियाओं को करना चाहते हैं, मतलब अपने हाथों के द्वारा ऊर्जाओं को चैनलाइज करके अपनी या किसी अपने संबंधी की, दोस्तों की, परिवार वालों की, बच्चों की हीलिंग करना चाहते हैं, चिकित्सा करना चाहते हैं बिना किसी दवाई, बिना किसी इंजेक्शन के, या बिना किसी बाह्य ऑब्जेक्ट के, तो ये हीलिंग प्रोसेस आपके लिए है, आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दवाइयाँ घर से बाहर का रास्ता देखें, रिड्यूस करना मेडिसिन को, तो ये रैकी विद्या आपके लिए है और जरूर सीखना चाहिए आज के टाइम में। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ। मेरा नाम ब्रजेश अष्टानिया है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक छोटे से गांव किसान परिवार से आता हूँ। और मैंने 2005 में ज्वाइन किया सीएपीएफ, यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल में मैं हूँ। और साथ ही साथ आज ये सौभाग्य मुझे मिला है माँ दिव्य रह की शक्ति के आशीर्वाद से, मेरे दिव्य गुरुओं की कृपा से, कि मैं इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हुआ हूं, या फिर कह सकते हैं एक तरह से मदद कर रहा हूं जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, एक हेल्दी जीवन जीने के लिए। ठीक है जी, ये एक मेरा छोटा सा परिचय है। अब समझते हैं दिलासा वेलनेस क्या है ये डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू मतलब जैसा आप समझ रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, दिलासा और वेलनेस। दिलासा मतलब हुआ किसी को धैर्य देना, ठाटस बनाना, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम चीज यही होती है। अगर व्यक्ति कभी कोई किसी परेशानी में जाता है, तो उसको जब सहानुभूति हम देते हैं तो बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलता है। और वेलनेस का मतलब हुआ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पूर्णतः समग्रता, यानी कि हर चीज से व्यक्ति अगर संपन्न है, तो उसकी जो जीवन की एक तरह से प्रक्रियाएं हैं बहुत ही इजीली चलती हैं। इस तरह ये पूरा नाम दिलासा वेलनेस रखा गया। ये लॉजिकल बस यही है कि मेरे माइंड में आया, इस तरह की ऊर्जाओं से कनेक्ट अगर मैं हूं तो इस तरह के काम कर रहा हूं, तो अपने फाउंडेशन का नाम भी कुछ ऐसा हो जो हार्ट टच हो, लोगों के दिल को छुए, और सच में उसमें से वो फीलिंग आए कि हाँ सच में ये चीजें काम कर रही हैं। दिलासा वेलनेस एक ऑनलाइन स्पिरिचुअल स्कूल और हीलिंग सेंटर है। यहाँ हम लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज कराते हैं, जैसे रेकी हीलिंग, एनएलपी। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक माइंड के पैटर्न चेंज किए जाते हैं इसमें। और एंजल थेरेपी मतलब एंजलों से किस प्रकार अपनी या दूसरों की हीलिंग करा सकते हैं, ये यहाँ जो है आप यहाँ सीखेंगे। हिप्नोसिस क्या है, कैसे आप हिप्नोसिस कर सकते हैं अपने आप को या दूसरों को। और यहाँ आप सीखते हैं साइकिक अटैक कैसे निकालें, कैसे पहचानें, साइकिक सर्जरी क्या होती है, कैसे की जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं, विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जो यहाँ कवर किए जाते हैं इस स्पिरिचुअल स्कूल में। और हीलिंग सेंटर मतलब आप समझ ही रहे हैं, यहाँ उपचार भी लोगों का किया जाता है।
और इस परिवार को संभालने के लिए, इस सोसाइटी को संभालने के लिए ये अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वेबसाइट है, यूट्यूब का चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, ग्रुप है, जो अपना 21 डेज हीलिंग चैलेंज ग्रुप चलता है, और इंस्टाग्राम पे अकाउंट, टेलीग्राम पे ग्रुप है और चैनल है। वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होने के बाद एक दूसरे के यहाँ पे लोग आपस में आंसर क्वेश्चन का जवाब देते हैं, और छोटे छोटे क्विज भी हम यहाँ बीच बीच में करते रहते हैं। दिलासा वेलनेस साथ ही साथ एक सर्विस और शॉप भी है। सर्विस मतलब कि यहाँ हम जो ये कोर्सेज दे रहे हैं, ये सर्विस तो है ही है, साथ में दूसरों को भी यहाँ मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट्स आके शेयर करने का। जैसे मान लीजिए, अगर स्पिरिचुअल कोर्स कोई आप जाने सीखा हुआ है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपने कोर्स को लोगों तक सर्व कर सकते हैं। और शॉप मतलब कि आप यहाँ पे पाएंगे कि बहुत सारे जो हीलिंग टूल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो इस तरह करके ये हीलिंग सेंटर और स्पिरिचुअल स्कूल के साथ साथ सोसाइटी भी है और स्कूल भी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो एक बार यस लिख सकते हैं, वाई चैट कीजिए। अगर मेरी आवाज़ सभी को आ रही है तो क्या मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है? ओके, थैंक यू। दिलासा बैलेंस 3 पिलर के ऊपर टिका हुआ है। जो दिलासा बैलेंस के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हैं सद्भाव, सिद्धि और संपूर्णता। सद्भाव मतलब सत्य, प्रेम और सेवा, ये 3 चीजों से मिलकर बना है यहाँ पे। सत्य मतलब हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हम हमेशा सच की बात करते हैं, सच के साथ लोगों से एक तरह से अपनी सेवाएं देते हैं। प्रेम हम हर इंसान को करते हैं, हर जीव जंतु को करते हैं, चाहे वो सामने वाला हमारे बारे में जो भी सोचे। हमारा पूरा का पूरा ध्येय है लोगों की सेवा, चाहे इस सेवा के बदले में हम कुछ छोटा मोटा अमाउंट पे चार्ज करें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, और सच है ये, कि अगर आप को सेवा फ्री में कर रहे हैं, उसको ज्यादा लंबे नहीं कर सकते, एक दिन आप उसको क्विट कर जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों की सत्य के साथ, प्रेम के साथ और सेवा करते जाते हैं। सिद्धि मतलब हुआ शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति मतलब असली शक्ति इंसान के बाजुओं में नहीं, शरीर में नहीं। असली शक्ति बोला जाए तो अपनी चीजों को अपने तरीके से रिड्यूस करने में है। जैसे आप अगर ये रेकी लेवल 1 सीख रहे हैं, और आपको कोई शारीरिक या मानसिक डिजीज है, तो आप इसको सीख कर इम्प्लीमेंट करके अपनी डिजीज को जब दूर करेंगे, तो असली शक्ति वो है। आप अपने आप को खुशहाल और संपन्न करने में सफल रहते हैं, अपने तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से असली शक्ति वही है। भक्ति मतलब हो गया कंसिस्टेंसी, मतलब किसी भी चीज को लगातार करना और कंटिन्यू करना। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमें लगातार कुछ नया चाहिए होता है। तो यहाँ भक्ति का मतलब है, जैसे पहले तपस्वी होते थे, ऋषि मुनि होते थे, हजार हजार वर्ष सिर्फ एक ही काम करते थे, और वो ध्यान और साधना। या फिर आप किसी भी प्रोफेशनल को ले लो, तो उसका जो प्रोफेशन होगा वो उसी काम को हर रोज करता है, वो उसमें कभी ना थकता है ना रुकता है, और ना ही उसको उससे कभी किसी भी तरह की ऐसे झुंझलाहट होती है, अरे यार रोज रोज यही काम। तो आपने जो भी आपका वर्क है उसको पूरी भक्ति के साथ करना है, चाहे वो ध्यान हो, साधना हो, कुछ सीखना हो, लोगों की सेवा करना हो। युक्ति मतलब हुआ अलग अलग तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करना। जैसे रेकी लेवल 1 का साधक हीलिंग करने के लिए किसी की कम से कम 15 मिनट चाहिए होंगी, तब वो उसको कुछ रिड्यूस कर पाएगा प्रॉब्लम्स को। लेकिन एक मास्टर या ग्रैंड मास्टर उसी चीज को 30 सेकंड में रिमूव करके आपको दिखाएगा। ये है युक्ति। संपूर्णता मतलब हुआ तन, मन और धन। यानी कि आप तभी संपूर्ण माने जाते हैं जब आपका तन पूरी तरह से स्वस्थ हो, हेल्दी आप जीवन जी रहे हैं, साथ में आपका मन खुश है, मन आपके कंट्रोल में है, और आपका धन पूरी तरह से
आप आपके लिए वर्क कर रहा है, या फिर कह सकते हैं आप पूरी तरह से उसको सेव करके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास स्वस्थ शरीर है लेकिन उसका मन उसके कंट्रोल में ना हो, तो वो अपना जीवन ठीक से नहीं जीता है। अगर एक व्यक्ति के पास तन अच्छा हो, मन भी ठीक हो, धन ना हो, तब भी वो व्यक्ति खुशहाली से जीवन नहीं जी सकता, परिपूर्णता से जीवन नहीं जी सकता। इस प्रकार यहाँ तन और मन, धन, तीनों का होना मतलब हेल्दी होना अपने आप में संपूर्णता कहलाता है। हमारा मिशन है हर घर रैकी, लोगों को रैकी सिखाकर उन्हें स्व जागरूकता, हीलिंग व आत्मनिर्भरता की ओर मार्गदर्शन देना, ताकि वे स्वयं का गुरु बनकर स्वस्थ, संतुलित व उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकें। इस मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस मिशन को मैं अकेला कभी भी पूरा नहीं कर सकता। इस मिशन में मुझे ये आप सभी साथ, और जब हम सब मिलकर इस मिशन के लिए आगे बढ़ेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो एक दिन 100% ये मिशन सफल होगा। और ये मिशन मेरा नहीं है, ये दिलासा वेलनेस आपके अपने परिवार का है, और आप इस परिवार का सदस्य होने के नाते ये आपका मिशन है। ठीक है, हमारा विजन भी यही है कि हम एक ऐसे जगत का निर्माण चाहते हैं जहां हर व्यक्ति रोग, भय और अंधविश्वास से मुक्त होकर आत्म स्वरूप को पहचाने और स्वयं का उपचार, दिव्य ज्ञान व आंतरिक शक्तियों के साथ स्वस्थ, जागृत एवं निर्भय जीवन जिए। इसका मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो आज अंधविश्वास में जी रहे हैं, या फिर डर में जी रहे हैं, या पूरी तरह से रोगग्रस्त जीवन जी रहे हैं। ठीक है, उनको हम स्वयं कैसे उपचार करना ये सिखाएंगे, दिव्य ज्ञान की तरफ आगे लेकर चलेंगे। और जो आंतरिक शक्तियां हर इंसान के पास हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, इसका परिचय कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तभी एक आदमी स्वस्थ जीवन जिएगा और जागृत रहेगा, लोगों को एक तरह से डराने के अपने धन या अपना सब कुछ नहीं लुटा सकता, और निर्भय जीवन जिएगा। ये हैं मेरे मेंटर्स, जिनकी वजह से आज मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक, इन्होंने मेरे जीवन की शुरुआत की थी आध्यात्मिक दुनिया की तरफ, और आज मैं जो यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, वो इन्हीं दिव्य आत्माओं की देन है। इनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। हमारी जर्नी किस प्रकार चलने वाली है, आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रेकी क्या है, कैसे रेकी ठीक करती है, रेकी के फायदे क्या क्या हैं, और वैज्ञानिक कुछ प्रमाण, जैसे कि अंधविश्वास है रेकी क्या सच में प्रमाणित है, रेकी के सिद्धांत हैं, डॉक्टर मिकाउसो की एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी हम समझेंगे, आदान प्रदान के नियम को हम समझेंगे, और रेकी की दिव्य यात्रा कहाँ से शुरू हुई उसकी बात करेंगे। हमारा ओरा क्या होता है, आभामंडल क्या होता है, हमारे चक्रास क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। भोजन का क्या प्रभाव हमारी एनर्जी पे पड़ता है, हमारे शरीर पे पड़ता है, उसकी बात करेंगे। और क्या भूमिका है भोजन की हमारे रोगों को या निरोग शरीर को रखने में। कैरियर अपॉर्चुनिटीज रेकी के माध्यम से हमारे पास क्या क्या है। प्रेम और श्रद्धा से हमारे जीवन में किस तरह हम बदलाव ला सकते हैं। और हम फिर बाद में शक्तिपात की बात करेंगे, किस तरह प्रिपरेशन करनी है और बाद में शक्तिपात किया जाएगा। 21 डेज का कैसे हमें उपचार करना है उसकी बात करेंगे, और फिर हम इस यात्रा को आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी जर्नी को, इसकी बात करेंगे। क्लियर है? क्या आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप, कि पीछे रह रहे हैं? एक बार मुझे बता सकते हैं, चैट कर सकते हैं।
एक बार यस लिख सकते हैं सारे। जागे हुए हो कि सभी सो गए, एक बार मुझे चैट करके बताएं। यस, अभी तक आप मेरे साथ हैं। ओके, कंटिन्यू करें। क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही सभी तक? ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम। समझते हैं रेकी क्या है। रेकी एक डिवाइन ऊर्जा है, एक ऐसा प्रकाश है जो हमारी जीवनी शक्ति है, जीवन शक्ति कह सकते हैं इसको। एक ऐसी ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी, जो हर जगह विद्यमान है, जीव जंतु में, सजीव निर्जीव में, सब जगह। और ये हमारी जीवन दायिनी ऊर्जा है। दो शब्दों से मिलकर बनी है, जापानीज भाषा के रे और की। जहाँ रे का अर्थ है सर्वव्यापी, की का अर्थ है जीवन शक्ति। मतलब जीवन की सर्वव्यापी शक्ति है ये, और ये हर जगह बह रही है। ठीक है। हमारे इंडिया में इसको लगभग 2500 वर्ष पहले स्पर्श चिकित्सा के नाम से, लेकिन इसके कुछ भी कोर्सेज या बुकें ना होने की वजह से धीरे धीरे इंडिया से लुप्त हो गई। लेकिन इसको जापान के डॉक्टर मेकाउसू ने रीजनरेट किया है, एक तरह से दोबारा से स्टार्ट किया है। ठीक है। इसके बहुत सारे एक तरह से कहा जाए तो प्रमाण हमारे ग्रंथों में हैं। जैसे ऋग्वेद में लिखा है, अयम में हस्तो भगवानम में भगवतरा, अयम में विश्ववेश जोयम शिवावि मर्सना। मतलब ये जो मेरे हाथ हैं, ये दिव्य स्पर्श एनर्जी से, ऊर्जा से, शक्ति से युक्त हैं, और ये स्पर्श करने वाले महान हैं, औषधि हैं। ठीक है, महान औषधि हैं, इस तरह भी आप बोल सकते हो। तो ये अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से होता रहा है, इसकी आगे भी बात करेंगे। रेकी कैसे ठीक करती है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये दो ऊर्जाओं से बना हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव। दो एनर्जी से ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और अगर किसी भी चीज के ऊपर या कहीं पे निगेटिविटी ज्यादा हो जाए तो वो चीजें एक तरह से डिस्टर्ब है, खराब है, या वो अंग आपका पूरी तरह से बीमार है। अगर एनर्जी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपकी हेल्थ ठीक है, आपकी वस्तु ठीक है, आपका सामान ठीक है, और वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। ठीक है। तो रेकी क्या करती है, सबसे पहले निगेटिविटी को रिमूव करती है, क्लीन करती है। उसके बाद वहाँ की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। जो रेकी साधक होते हैं, अपने हाथों से रेकी ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं और उसकी तरफ फ्लो करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और वहाँ की ऊर्जा को, निगेटिविटी को रिमूव करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं, वहाँ बैलेंस करते हैं ऊर्जाओं को, और लास्ट में ऊर्जा बढ़ाते हैं, यानी कि चार्ज करते हैं। इस तरह करके जब हम पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसी को बोलते हैं रैकी हीलिंग, या रैकी के द्वारा ठीक करना। इस प्रकार रैकी काम करती है। तीन ही चीजों पे काम करती है रैकी। पहला हो गया आपका शुद्ध करना, दूसरा संतुलित करना, और तीसरा एनर्जाइट करना, ऊर्जावान करना। रेकी के फायदे की अगर बात करें तो बहुत सारे अनगिनत फायदे रेकी के हैं। जैसे रेकी, सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, कोई दवाई भी नहीं है, कोई किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं, तो वो एक तरह से मान लो इसी दिव्य ऊर्जा की देन है। एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय चेतना है। और हर धर्म में, हर
इंसान के लिए ये बहुत ही जरूरी है। ठीक। तो इसी तरह इसका सबसे पहला फायदा ये है कि ये हमें ऑटोमेटिक ही मिली हुई है। ठीक। दूसरा, आपको इसके लिए किसी भी अलग से इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, किसी अलग से सामग्री की जरूरत नहीं है, आप अपने ही हाथों के माध्यम से प्रवाहित कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि आप स्पेशल अगर कोई कोर्स करने जाते हैं, स्पेशलाइज करना चाहते हैं, तो आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए। रेकी में आप आज ज्वाइन किए हैं, कल तक आपने कोर्स कंप्लीट किया और परसों से आप अपने तरीके से हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ किसी डिग्री की जरूरत नहीं है कि मुझे अ, कोई हाई स्कूल, इंटर या स्पेशल कोई डिग्री चाहिए कि तभी मैं रेकी सीख सकता हूँ। यहाँ किसी भी स्पेशली धर्म की जरूरत नहीं है, किसी धर्म के लोग सीख सकते हैं। समझ रहे हैं बात मेरी? कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रोफेशन का बाउंडेशन नहीं है। तो ये बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं रेकी के। और सबसे बड़ी बात ये कि रेकी का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, कोई इसके अंदर। अगर आपको मान लो 1% ठीक नहीं किया, तो आपको इसका कोई नुकसान भी होने वाला नहीं है। क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं मेरे साथ साथ? अगर हाँ, तो एक बार यस लिख सकते हैं चैट में। प्लीज सारे लोग जो लाइन पे हैं चैट में एक बार यस लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, आप लोगों के माइंड में वो सारी चीजें जा रही हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया राधिका जी। क्या बाकी सब लोग सो गए क्या? ज्योति जी, वेरी गुड। बाकी सब कहाँ गए आज? बहुत बढ़िया पूनम जी, तो मतलब सभी ने जागते रहना है, ठीक है। मोनिका जी, गुड गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। लोगों ने थैंक यू, धन्यवाद। जब मैं चैट के लिए बोलूंगा, सभी ने चैट करना है, कोशिश करना है कि मैं पहले करूं, मैं पहले करूं। पूरा यस लिखने की जरूरत नहीं, वाई लिखेंगे तब मैं समझ जाऊंगा यस, और एन लिखेंगे मतलब नो। चलिए, जैसे मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, रेकी का प्रमाणिक आधार क्या है ना? क्योंकि हर इंसान को लॉजिक चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो ऋग्वेद में इसका आप उठा के देख सकते हैं, लिखा हुआ है। अब श्लोक संस्कृत में है तो उसको मैं बता देता हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा। अयम में हस्तो भगवानम में भगवत्तरा, अयम विश्वेश जोयम शिवाविम मर्सन्ना। इसका मतलब हिंदी में हुआ, भाग्यशाली हाथ मेरा दूसरा भगवान है, हाथ औषधि युक्त है, यह स्पर्श सुखद महान है। समझ रहे हैं बात? मतलब बिल्कुल क्लियर लिखा है। ऋग्वेद कितना पुराना है, उस टाइम में ही हाथ के स्पर्श से लोगों को सुखद अनुभव होते थे, औषधि का काम हमारे हाथ करते थे। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि कितनी पुरानी ये विद्या है। एक तरह से हमें जन्म से ही ये ऊर्जा मिली हुई है, लेकिन हम इसका कभी प्रयोग नहीं करते और धीरे धीरे हमसे ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। स्पष्ट सॉरी स्पर्श चिकित्सा का प्रयोग राम ने स्पर्श करके किया था अहिल्या के ऊपर। अहिल्या जीवित हो उठी थी, मतलब पत्थर की मूर्ति से अहिल्या बन गई थी। और कृष्ण भगवान ने अंग विकृति से मुक्त किया था शिशुपाल को। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कहीं कहीं। ये दृष्टांत हमेशा हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे आज के टाइम में चीजें चल रही हैं। अगर बात हम करें विदेशी, तो लंदन के एक डॉक्टर श्री होजिस एक स्पर्श चिकित्सक भी थे। तो उन्होंने स्पर्श चिकित्सा श्री लियोस बोल्डवुड की सहायता से, यानी कि जो होजिस थे एक डॉक्टर थे, जो स्पर्श चिकित्सक थे, स्पर्श चिकित्सा के ऊपर अनेकों प्रयोग किए उन्होंने अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया,
एक सब्जी का बीज लिया और उन बीजों को, जैसे बहुत सारे बीज ले लिए होंगे, बीजों को लेने के बाद नमक के पानी में डुबो के रख दिया। नमक के पानी में डुबो कर रखने के बाद वो बीज पूरी तरह से सड़ चुके थे। जब सड़ गए या सड़ने लगे तो उन बीजों को दो भागों में बांट दिया। ठीक, एक भाग के बीज सीधे जमीन में डाल दिए और दूसरे भाग जो था उसको रैखिक चिकित्सा दी गई और फिर जमीन में डाला गया। देखने में पाया गया कि जो दूसरे वाले थे, यानी कि जिनको चिकित्सा की गई, वो अंकुरित हो चुके थे पूरी तरीके से, बिल्कुल स्वस्थ थे। और जो दूसरे वाले थे जिनको सीधा डायरेक्ट डाल दिया, वो पूरी तरह से सड़ के खत्म हो गए। उनसे एक भी पौधा बाहर नहीं आया निकल। समझ रहे हैं आप? ये है रेकी चिकित्सा का, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कैलिफोर्निया के जेएफ यूनिवर्सिटी है, एक प्रोफेसर हैं डेनियल विर्थ, ने इस पर चिकित्सा पे बहुत सारे परीक्षण किए, जिसमें से एक उनका भी परीक्षण है। 40 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाया उन्होंने, और इस ग्रुप को इस ग्रुप के 40 लोगों के कंधों को हल्का हल्का काट दिया गया, मतलब त्वचा को निकाल दिया गया। और अब इस ग्रुप को दो भागों में बांट दिया। जो पहला ग्रुप था, उस ग्रुप को इन्होंने क्या किया, मरहम पट्टी और दवाइयां दी। दूसरे ग्रुप को बिना कुछ बताए इस पर चिकित्सा दी गई, रैकी हीलिंग जिसको आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल अमेजिंग और मजे की बात यह है कि जिस ग्रुप को रैकी हीलिंग दी जा रही थी, वो ग्रुप पहले ठीक हो गया। और इस तरह के आज भी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे अलग अलग जो मेरे गुरु भाई बहन हैं या मेरे गुरु हैं, उनके बहुत सारे दृष्टांत हैं। अगर मैं ऐसे गिनाऊंगा तो हमारा कोर्स यहीं पर रुक जाएगा, आगे हम नहीं जा पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। रेकी के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं एक बार समझते हैं। केवल आज के दिन, मेरे साथ दोहराएं सभी लोग, मन ही मन दोहरा सकते हैं। केवल आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा। मतलब सबसे पहले, हर रोज सुबह उठते ही अपने आप से सिर्फ एक के लिए, केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अपने आप से एक संकल्प लें, प्रॉमिस करें, पहला चीज। दूसरा, आपको उसकी जड़ काटनी है। गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्से का कारण क्या है, उसको समझना है। गुस्से का कारण हमारी एक तरह से इच्छाओं की पूर्ति ना होना कह सकते हैं, वासनाएं हो सकती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम किसी के गुलाम हो। जैसे गुलामी हमको किसी को पसंद नहीं है क्या किसी को पसंद? एक बार लिख सकते हैं जिनको पसंद है, वाई लिखें किस किस को पसंद है। अगर पसंद नहीं है तो एन लिख सकते हैं। सभी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मतलब किसी को पसंद नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। तो आप लोगों ने क्या देखना है, उसकी जड़ों को ही निकाल के फेंक देना है। ठीक है, अब जड़ कैसे निकालनी है? सबसे पहले अपेक्षाएं बिल्कुल बंद, आज से और अभी से। अपेक्षाएं मतलब कि आपने तो मुझे दिया ही नहीं, मैं आपको कैसे दूं। होता है ना कि मैंने भी तो आपसे पानी मांगा था, आपने दिया क्या मुझे? हमेशा मैं आपके लिए खाना लाते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ। आप तो कभी मेरे लिए एक बार कपड़े भी नहीं धुलाई कर सकते। होता है कि नहीं इस तरह का? तो ये चीजें दिमाग से निकाल देनी है। बस ये स्वीकार करना है कि जो मेरा फर्ज है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं उसको कर रहा हूँ। सामने वाले की मर्जी है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको छोड़ दे। और आप देखना फिर, बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको प्यार से समझाएं, गुस्सा नहीं करना। क्योंकि दुनिया का हर इंसान अपने लिए अपना, कह सकते हैं, प्रारब्ध लेकर आया है। आप उसमें रत्ती भर भी ना अप कर सकते ना डाउन कर सकते। लेकिन आज से आप रैकी में आ रहे हैं, तो रैकी में आने की वजह से आप
बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप एक रैकी चैनल बन जाएंगे, ऊर्जा का चैनल, तो उससे कनेक्ट होकर ये चीजें की जा सकती हैं। लेकिन फिर वही बात आएगी कि कर्म करना है, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको गुस्सा रैकी पे भी आ जाएगा और आप रैकी छोड़ देंगे। ठीक। तो पहला चीज है, हमने आज से ही, केवल आज के लिए गुस्सा नहीं करना। दूसरा, केवल आज के लिए चिंता नहीं करूंगा। आप इन पांचों सिद्धांतों को अप्लाई करके देखना और जीवन को देखना, कितने सुंदर तरीके से परिवर्तन आ जाएगा। केवल आज के दिन चिंता नहीं करूंगा, मतलब बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा बोझ हम लेके बैठे हुए हैं। अगर मैं नहीं रहा तो क्या हो जाएगा इस संसार का, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मान लीजिए मैं आज फौज में नौकरी कर रहा हूं, अगर मैं आज ही रिटायरमेंट घर चला जाऊं तो क्या फौज रुक जाएगी? मान लीजिए मैं आपको आज क्लास ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर मैं आज से ये बंद कर दूं किसी कारणवश, तो क्या आप इस ज्ञान से अधूरे रह जाएंगे? यही चीज आपने अपने माइंड में बैठानी है। किसी भी चीज को लेके चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपसे बेहतर प्लानिंग करने वाला वो बैठा है, और वो हमेशा हमसे ज्यादा बेहतर हमारे लिए करता है। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, जो नए ज्वाइन हुए वे भी, क्योंकि मैंने इसको लॉक नहीं किया मीटिंग को। आगे चलते हैं। केवल आज के लिए हर काम ईमानदारी से करूंगा, मतलब जो भी आपका काम है, जो भी वर्क है, चाहे वो आप गृहिणी हैं, चाहे सर्विसमैन कोई है, चाहे कोई किसान है, जो भी आपका काम है, उसको पूरे ईमानदारी से करना है। सामने वाला क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे हमें मतलब नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है बस। कोई तर्क नहीं, कोई बहाना नहीं। अगर आज मुझे आपको ये सिखाना था तो मेरे लिए बहुत सारे बहाने थे, नहीं भी सिखाता, है ना। लेकिन हम इस क्लास में आए और हमने इसको शुरू किया, और जो इसमें बैठे इनके भी पास कुछ ना कुछ बहाने थे, लेकिन आगे ना सारे लोग बैठ गए, सीख रहे हैं। तो ये है कि केवल आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। ठीक है। अगर मुझे डिवाइन एनर्जी या दिव्य ऊर्जा इनवाइट कुछ कर रही है, या मुझे कोई काम सौंप रही है, तो उसको 100% मैं आज के काम को आज ही खत्म करूंगा। केवल आज के दिन कुदरत कृपा का आभार मानूंगा और सब स्वीकार करूंगा। स्वीकार भाव अपने अंदर लेके आना है। अपने सबसे पहले शरीर को स्वीकार करें, जो भी चीज है आपके शरीर की उन सबको स्वीकार करें, अपने अंग अंग को, कान, नाक, सॉरी, आंख, नाक, कान, आपके बाल हो सकते हैं, चेहरा हो सकता है, आपके कंधे, हाथ, कोई भी एक चीज अगर आपके शरीर पे ना हो, मान लो नाक अगर हटा देता ऊपर वाला, कैसा लगता? या आज अभी आपकी नाक ना रहे, तो आप स्वीकार कर पाएंगे? इसलिए अगर ये इतनी अच्छी चीज हमारे चेहरे पे सुंदर लगने वाली, और हमें एक तरह से सेंस देने वाली कि क्या खुशबू है, क्या बदबू है, खाने लायक है, नहीं है, पहले नाक से ही खुशबू लेते हैं हम, तो इसकी महत्ता को समझना है। ये है तो बिल्कुल फ्री, कुदरत ने हमारे ऊपर कृपा की है, लेकिन इसकी महत्ता समझो। और कोरोना काल में बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो पेड़ पौधे, वनस्पति है, इन्वायरमेंट है, कितनी इसकी महत्ता है। ऑक्सीजन जो हम 24 घंटे फ्री ले रहे हैं, कितना उसका महत्व है, अच्छे से हमको समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? एक बार बताएं, यस या नो। तो हमें बस यही चीजें ध्यान रखनी है और इनको ही लेके आगे बढ़ना है और कंटिन्यू करना है। मतलब हर रोज सुबह उठते ही उस कुदरत का धन्यवाद करना है, आभार करना है, और अपने आसपास की हर चीज को स्वीकार करते हुए धन्यवाद करना है। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो शरीर हो, आपका शरीर के अंग हो, आपका रुपया पैसा, आपका जो भी जैसा भी है उसको स्वीकार कर लो। बस ये मेरे लिए
बहुत है, ऐसा नहीं है कि रुक जाएं आप वहाँ, कोशिश करते जाना है कंटिन्यू, लेकिन स्वीकार भाव के साथ, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करते हुए आगे बढ़ते जाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आप इतने खुशहाल रहेंगे कि शायद ही दुनिया का दूसरा आदमी आपको मिलेगा इतना खुश। जैसे बहुत तेज ठंड हो रही है, मैं तो ठंड के मारे बेचैन हूँ, आपने ले लिया लोड फालतू का, जबकि प्रकृति का नियम है वो वैसे ही चलेगा। और अगर आपने बोला कितना आनंद आ रहा है, वाह, कितना ठंडा मौसम है, वाह कितना आनंद आ रहा है ना, ऐसे कह के जब आप स्वीकार करेंगे, और विश्वास नहीं तो करके देखो आप, इस बार जब गर्मी आएंगी ना, तो आप एक बार भी ये मत बोलना कितनी गर्मी है, बस कितना आनंद आ रहा है, कितना तेज धूप निकल रहा है, वाह, ऐसे बोलना। और आप पाएंगे आपको गर्मी लगनी बंद हो जाएगी। गर्मी से जो आपको एलर्जी है, कुछ का चेहरा लाल हो जाता है, कुछ को अलग अलग तरह की स्किन डिजीज हो जाती हैं, एक भी डिजीज नहीं होने वाली अगर आपने स्वीकार कर लिया। ठंड से कई लोगों की उंगलियां सूजने लग जाती हैं, स्किन फटने लग जाती है, आप स्वीकार तो करो। मेरा चेहरा देख रहे हो, मुझे साबुन लगाए बहुत दिन हो गए, कोई भी क्रीम कोई भी तेल लगाए हुए पता नहीं, समथिंग 1.5 से 2 साल हो गया होगा। कभी भी ना होठों पे कुछ लगाता हूँ, लेकिन सब कुछ शायद आपसे भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी चीज को आपने स्वीकार करना है, मतलब आप सहजता से हर चीज, हर मौसम, हर वस्तु को स्वीकार करना शुरू करें, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। पहले स्वीकार भाव लाना पड़ेगा, पहले मुझे भी लगता था ऐसा, बदबू आएगी, मैं खुद नहीं स्वीकार कर पाऊंगा, लोगों के पास बैठ नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ और ज्यादा निखार मेरे अंदर आ गया है, और ज्यादा स्किन में मतलब शाइनिंग आ गई है। सोचिए आप, केवल आज के दिन हर जीव को प्रेम व सम्मान करूंगा। केवल आज के दिन हर जीव को प्रेम व सम्मान करूंगा, मतलब हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक दूसरे से द्वेष जलन, कोई मच्छर देखते ही, मच्छर जैसा कि आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। अरे भाई, इस धरती पे, इस संसार में हर जीव जंतु को जीने का अधिकार है, वो उसका स्वभाव है, उसको करने दो, आप अपने स्वभाव में जीते रहो। जब आप अपने स्वभाव में जीना शुरू करते हैं, तो आप हर चीज को बड़े ही आनंद में स्वीकार करने लगते हैं। जो जिसका हिस्से का उसको छोड़ दें, उसके लिए स्पेस उस प्रकृति ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, कुदरत ने दिया है, उसको करने दो जो वो कर रहा है। ठीक है, एक दिन आएगा मच्छर काटना बंद कर देगा, आप आजमा के देख लेना इस बार गर्मियों में, मच्छरों को सिर्फ मारने के बजाय हल्का फुल्का इस तरह उड़ा सकते हैं इशारे से, और बोलना है, हे दिव्य आत्मा प्लीज मुझे माफ करो, जाने अनजाने में जो गलती आपके प्रति हो गई है उसको क्षमा करो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे बदला लेना है, तभी तो आपका खून चूस रहा है, कभी आपने चूसा होगा उसका, देख रहे हो। एक बार का मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैं ड्यूटी में, नाइट ड्यूटी में गया हुआ था, और मेरे साथ और भी कई लोग थे। तो जहाँ पे हमने जाके रात को सोना था, वहाँ पूरी तरह से चींटियां चींटियां घूम रही थी, वो भी छोटी वाली लाल वाली जो होती है, सोचो कितना तेज काटती है। सभी लोग परेशान थे, अपने अपने बिस्तरों को झाड़ रहे थे, कोई कुछ कर रहा था। मैंने क्या किया, हाथ जोड़े, हे दिव्य आत्माओं प्लीज, ये पूरा संसार आपके लिए पड़ा है, पूरी पृथ्वी आपके लिए है, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो सोने के लिए। आप तो कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हो, और अगर नहीं भी जाना तो मत जाओ, लेकिन मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। आपको सच बता रहा हूँ, विश्वास नहीं होगा ये चीज, और मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। सोचने की बात यह है कि मुझे खुद ये विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे सारे लोग मारने के बाद भी, उनको भगाने के बाद भी, रात भर परेशान रहे, किसी के कहीं काट रही थी, किसी के कहीं काट रही थी।
और मैं पूरी रात बहुत आराम से इजीली सोआ। ये है स्वीकार भाव। धन्यवाद उस दिव्य मां रैकी शक्ति का, रैकी गुरुओं का, जिन्होंने ये दिव्यता मेरे अंदर पैदा की या लाई। ठीक है जी। तो आप समझ सकते हैं इन चीजों को। ये बताने का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी अहम की पुष्टि कर रहा हूँ या मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो अनबिलीवेबल हैं। ये सब प्रैक्टिकली की हुई हैं, और ये मुझे भी मेरे गुरु ने बताई थी, तभी मैंने करके देखा और बिल्कुल सच में काम किया। एक वीडियो शायद अभी नहीं है मेरे पास, डिलीट हो गया क्या। बहुत तेज आंधी चल रही थी। मैं मंदिर के अंदर बैठा हुआ था अ, दियाबत्ती करने के लिए। तो सबसे पहले चिराग मैंने जला दिया, दीपक जलने के बाद बहुत तेज तूफान और बारिश आ गई। उस मंदिर के अंदर गेट नहीं था, जो दरवाजा होता ना वो नहीं था। ऐसी नॉर्मल जो ग्रिल टाइप की होती है रोड वाला, ऐसा वाला गेट था। मैंने बस प्रेयर की और, और सुरक्षा का कवच बना के छोड़ दिया उस मंदिर को। मुझे खुद ये विश्वास नहीं हुआ ऐसे कैसे हो सकता है। वो दीपक जब तक कि उसका घी खत्म नहीं हुआ जलते रहा लगातार। और फिर मुझे याद आया, अरे इसका तो वीडियो बनाना चाहिए। इतनी तेज हवा चल रही है, क्यों बुझ नहीं रहा है? नहीं तो थोड़े से हवा के झोंके से चिराग बुझ जाता है, ऐसा आपने देखा भी होगा। लेकिन वहां मुझे खुद ताज्जुब रहा इस चीज का, और मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा होता है अगर आप विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरे तरीके से समर्पित हो जाएंगे। ठीक है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करें इन पांचों जो सिद्धांत हैं इनको। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आइए दोहराइए मेरे साथ साथ। केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। केवल आज के लिए अपना हर काम ईमानदारी से करूंगा। केवल आज के लिए कुदरत कृपा का आभार मानूंगा और सब स्वीकार करूंगा। केवल आज के लिए हर जीव को प्रेम व सम्मान करूंगा। आगे बढ़ें। डॉक्टर मिकाओ उजुई की एक छोटी सी कहानी। डॉक्टर मिकाओ उजुई 18वीं सदी के मध्य में जापान के एक शहर में इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और क्योटो शहर में क्रिश्चियन स्कूल में प्रिंसिपल के जो पद पर कार्यरत थे। बाइबल ये लोगों को यानी कि बच्चों को पढ़ाते थे। अब इनके साथ क्या होता है कि ये एक दिन बच्चों को बाइबल पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते अचानक, जैसे कि बाइबल में कई जगह जिक्र है कि आप अपने हाथ के स्पर्श से लोगों को ठीक कर सकते हैं, तो वैसा ही बच्चे के स्पर्श चिकित्सा से लोग ठीक होते हाथ के टच करने से, तो क्या हम? इसका जवाब वे नहीं। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने सबसे पहले इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने रिजाइन नौकरी से दिया। और इस सवाल का जवाब खोजते खोजते वे अलग अलग देश में गए, अलग अलग कंट्रीज में जाकर उन्होंने अलग अलग भाषाएं सीखी, क्योंकि वहाँ के उन्होंने ग्रंथों को पढ़ना था, बुकों को पढ़ना था। वे तिब्बत गए, वहां से फिर इंडिया आए। यहाँ भी उनको कोई खास कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ इतनी जानकारी मिल गई थी कि अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो आपको ये डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने का माध्यम मिल सकता है। वापस वे अपने शहर चले गए जापान जाके। उन्होंने क्योटो शहर के लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पवित्र पहाड़ी है कुरियामा, उस पर जाके बैठ गए और 21 दिन का कठोर ध्यान तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए।
20 दिन निकल चुके थे। उनको बड़ी निराशा हुई कि कुछ भी यहाँ बैठने का मुझे लगा नहीं शायद। यानी कि एक तरह से उनको लगा कि फालतू ही मैं यहाँ पे बैठा रहा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ हो नहीं सकता। और फिर भी उन्होंने कहा कि अब एक दिन बचा है, चलो देखते हैं। वे 21वें दिन उन्होंने पाया, सुबह सुबह जब भोर का टाइम हुआ, वे मूर्छित हो चुके थे। अचानक एक लाइट आई थर्ड आई की तरफ, और वे बेहोश गिर गए। इसको बोलते हैं नेचर अट्यूनमेंट। माँ प्रकृति ने या फिर डिवाइन एनर्जी ने उनको अट्यून किया। और जब वे होश में आए तो उन्होंने पाया कि उनका जो शरीर क्षीण हो चुका था, पूरी तरीके से बिना खाए पिए कमजोर हो चुका था, उसमें एक एनर्जी, एक फुर्ती दिखाई दी। और वे वापस नीचे उतरने लगे। अचानक पत्थर में उनका अंगूठा टकराया, पैर का अंगूठा टकराने के बाद नेचुरल होता है, हमारा स्वभाव है कि वहां पे तुरंत हाथ जाते हैं जहाँ चोट लगती है। उनका ब्लड रुक गया और वो घाव भरने लग गया धीरे धीरे। नीचे उतरे हुए पहाड़ी से, और सबसे पहले उनको भूख लगी थी तो होटल में गए। वहां एक छोटी बच्ची लगभग 10-12 साल की होगी, उनको खाना लेके आई तो उसके दांत में दर्द था और गाल में स्वेलिंग हो गई थी, सूज के थोड़ा मोटा हो गया था। ऐसी प्रेम बस, बेटा क्या हुआ, पूछते हैं ना। उन्होंने भी पूछा तो बच्ची ने बोला, दर्द मेरे बहुत ज्यादा दांत में है, इसकी वजह से सूजन आ गई है। तो एक दुलार के भाव से प्रेम पूर्वक उन्होंने बच्ची के गाल पे इस तरह हाथ रखा। उन्होंने क्या पाया कि वो बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब तो उनको 100% ये बिलीव हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ, ये ये ऊर्जा जिसकी मुझे जरूरत थी वो मिल चुकी है। उन्होंने चुना एक छोटे से शहर को कह सकते हैं, बस्ती। और उसमें उन्होंने जो है हर व्यक्ति को हील करना शुरू किया। वो व्यक्ति चाहे किसी भी रूप में परेशान था, शारीरिक मानसिक या आर्थिक, कोई बीमार था उसको ठीक किया हिल करके, कोई पैसों के लिए परेशान था, जॉब नहीं लग रही थी, बेरोजगार था, कोई नशे की हालत में डूब रहा था, इन सबको उन्होंने हीलिंग कर करके ठीक करना शुरू किया। ठीक करते गए, उनका विश्वास और बढ़ते गया और धीरे धीरे उन्होंने अगला शहर चुना। वे आगे निकलते गए, वापस जब उसी शहर में एक बार लौट के आए तो उन्होंने पाया कि लोग वापस से अपनी अवस्था में आ रहे हैं। बड़ा आहत उनको पहुंचा, झटका लगा, दुख हुआ कि ये क्या हुआ कि जिनको मैंने हिट किया था वो वापस से अपनी ही अवस्था में लौट आ गए, ऐसा कैसे। तो उन्होंने पाया कि लोग फ्री में दी हुई चीज की वैल्यू नहीं कर रहे थे। मतलब उन्होंने कहा कि प्यासे को ही पानी दिया जाए, मतलब आदान प्रदान का नियम यहाँ से लागू हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और उसको आप पानी देंगे तो वो क्या करेगा, पिएगा कि फेंक देगा। अगर पिएगा तो आप वाई लिख सकते हैं चैट में। आपको लगेगा कि नहीं पी सकता, फेंक देगा, तो एन लिखिए। कौन कौन है जो एन लिख रहे हैं, एक बार चैट करते रहें ताकि आपको नींद ना आ जाए बैठे बैठे। ये जरूरी है चेक करना मुझे, नहीं तो पता लगेगा कि आप सो गए और मैं अकेला बातें कर रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर मिकाऊ सुई ने क्या किया, ने कि अपने ने यही सिखाया, प्यासे को पानी अगर दिया जाएगा तो वो उस पानी को पिएगा, अगर छके हुए को पानी दिया जाएगा वो उसको फेंक देगा, कुल्ला कर देगा, या फिर हाथ मुंह धो के मतलब पानी को बर्बाद कर देगा। इसी प्रकार अगर आप एनर्जी किसी को दे रहे हो तो पहली बात तो उसको दें जिसको जरूरत है, जो मांग रहा है। दूसरी बात, एनर्जी देने के बाद उससे कुछ ना कुछ लें, एनर्जी एक्सचेंज करें। ठीक, तब से लेके आज तक ये नियम चले आ रहे हैं। अगर आप किसी को अटूनमेंट दे रहे हैं तो उससे आपको कोई ना कोई चार्ज करनी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब आप कहेंगे ये तो आपने गोल गोल घुमा दिया हमें, है ना। पहले बोला फ्री है आ जाओ, अब बोल रहे हो कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने आपको
मैं पूरी तरह से फ्री सिखाऊंगा, फ्री सिखा रहा हूँ। आपको बस एनर्जी एक्सचेंज अगर करना है तो आपके अपने दिलासा वेलनेस परिवार को बढ़ाते जाना है। मतलब कि 5-5 लोगों को आपने ये ग्रुप शेयर करना है और ग्रुप में ऐड करना है। और ऐड भी ये नहीं करना है ब्रजेश अस्टानिया जी ने बोल दिया तो बस हम किसी को भी ऐड करेंगे, नहीं। उस व्यक्ति को ऐड करना है कि जिसको प्यास लगी है, पानी सिर्फ उसी को देंगे। ठीक है। और एक इंसान के लिए 5 लोगों को लाना, वो भी जरूरतमंद को, जिनको सच में जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी ढूंढ रहे हैं। आज हर आदमी किसी न किसी रूप में परेशान है। तो अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या कराएंगे तो बिल्कुल वो आपके साथ कनेक्ट होगा। आप उसको रेफर करेंगे और आपका ये एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये है आदान प्रदान का नियम। दिव्य यात्रा रेकी की कैसे शुरू हुई, आइए एक बार समझते हैं। लगभग मैंने पहले जैसे बताया 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध हुए थे। और गौतम बुद्ध ने जो है इसको स्पर्श चिकित्सा के रूप में स्टार्ट किया, आविष्कार किया। और लोगों को हिल करते थे वे किसी न किसी रूप में। खास करके इन्होंने अपने स्टूडेंट्स यानी कि जो इनके शिष्य थे उनके लिए इस विद्या का आविष्कार किया था, क्योंकि वे अलग अलग जगह जाके भिक्षुक थे, तो किसी न किसी रूप से परेशान होते थे, तो उनको ये हीलिंग करते थे। उसके बाद ये ईसा मसीह ने इस प्रक्रिया को कंटिन्यू भी किया। वे भी लोगों को हील करते थे अपने हाथों की ऊर्जाओं से। और धीरे धीरे इसके ऊपर किताब नहीं लिखी गई, कोई कोर्स नहीं बनाया गया, और ये विद्या लुप्त होती चली गई, क्योंकि उस टाइम धारणा थी, आम आदमी को ये चीजें नहीं सिखाई जाती थी। लेकिन आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आप और हम तक ये विद्या आसानी से पहुंच पा रही है। इसलिए इसका हमेशा सदुपयोग करना है। कहीं ना कहीं एक ये भी डर था कि ये विद्या अगर गलत हाथों में चली गई तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए जो भी रेकी मास्टर्स हैं वो रेकी अटूनमेंट देने के बाद एक संकल्प दिलाते हैं, जो कि हम भी लेंगे अटूनमेंट के बाद। तो इस तरह डॉक्टर मिकाऊ ने इसका फिर से रीजनरेट किया। और इसको इनकी शिष्या हुई हवायो टकाटा, मैडम हवायो टकाटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रोल प्ले किया अलग अलग कंट्रीज में, यानी कि हम सब तक पहुंचाने में। क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने कोर्स भी बनाए, खूब प्रचार प्रसार किया। उनके शिष्य हुए विलियम ली रेड, और विलियम ली रेड से वी चैन सियांग हाउ जो सिंगापुर से थे, इन्होंने सीखा। और सियांग हाउ जी से सीखा हमारे डिवाइन दिव्य गुरु और गुरु माने, यानी कि भारत के पहले दंपति डॉक्टर एन के शर्मा और सविता शर्मा हैं, जिन्होंने इंडिया में फिर से रैकी को वापस लेकर आए। और उसके बाद गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से मैं इसको आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। गुरु जी के इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं। समझते हैं हमारा ओरा क्या होता है और हमारे चक्रास क्या है। सबसे पहले जानते हैं ओरा क्या है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे जो एक खड़ी हुई इमेज है, इसके चारों तरफ लेयर है। देख रहे हैं प्रकाश का आभा मंडल। यस या नो? अगर दिख रहा है तो चैट में वाई लिखिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो जो एक व्यक्ति, चाहे वो सजीव व्यक्ति हो सकता है या निर्जीव वस्तुएं हो सकती हैं, व्यक्ति हो या कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु हो, हर किसी का अपना खुद का एक आभा मंडल होता है, ऊर्जा क्षेत्र होता है। उसी को हम ओरा बोलते हैं। ठीक। इसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। तो कोई भी चीज हमारे शरीर में आने से पहले हमारे ओरा में आती है। ओरा अगर हमारा कमजोर हो, मजबूत ना हो, तो हम
जल्दी ही इफेक्टेड हो जाते हैं किसी भी रोग के, वायरस के, वायरल के। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है, मजबूत है, सकारात्मक आप हैं, तो आप सेफली बचे रहते हैं। जैसे मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण, फिर बोलेंगे कि आप तो हमेशा अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बड़े ग्रुप में रह रहा हूँ इसलिए मैं इस चीज को अच्छे से समझ रहा हूँ। बहुत तेजी से भी एक वायरल या वायरस कह सकते हैं उसको, लोगों को खांसी जुकाम हल्का बुखार सर दर्द इस तरह की चीज चल रही है, और एक दूसरे से जल्दी जल्दी फैलती जा रही है। क्योंकि फौज में लोग ग्रुप में सोते हैं ज्यादातर, वैरिगो में, तो और ज्यादा होता है इसका इफेक्ट। तो मैं भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा हूँ, लेकिन कृपा है माँ दिव्य रह की शक्ति की, मेरे दिव्य रह की गुरुओं की, डिवाइन पावर की, मेरे जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की। अभी तक मैं पूरी तरह सेफ हूँ, और मैं हमेशा सेफ रहता हूँ। पिछले बहुत दिनों से मैं इस चीज को देखते आ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने ओरा को स्ट्रोंग रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका, कोई निगेटिविटी, कोई भूत पिशाच आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको वापस रिएक्ट कर देगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। ये है हमारा ओरा, आभा मंडल। आभा मंडल को हम अलग अलग तरीकों से जांच सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करना चाहेंगे आभा मंडल को चेक करने के लिए? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपना आभा मंडल चेक करना चाहते हैं? जो चाहते हैं एक बार वाई लिखें, अगर आप सच में चाहते हैं। कुमुद जी चाहते हैं, और राधिका भी चाहती हैं, और कोई है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, करण जी भी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो हम सबसे पहले, मोनिका जी भी हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार शुरू करते हैं। आप सब लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम विजुअल देखेंगे, मतलब आभामंडल को कैसे देख सकते हैं। ठीक, तो आप अपनी एक उंगली उठाएंगे, आप विपरीत बैठेंगे, जैसे मेरे सामने लाइट आ रही है ये, तो इस लाइट के विपरीत, यानी कि पीछे मुंह कर लेंगे। ठीक, अपनी उंगली को दीवार के ऊपर इस तरह रख देंगे, सीधा, और उंगली को पीछे की तरफ से देखना, आंखों के सामने रखना है, इस तरह ना, पूरा क्लियर। जो मेरी आई है उनके सामने दीवार पर उंगली रखना है, और लाइट के विपरीत अपना मुंह कर लीजिए आप सभी लोग। लाइट के विपरीत मुंह करें, उंगली को इस तरह, नाखून आपकी तरफ रहेगा, और दीवार पे टिकाएं। टिकाने के बाद उंगली को देखें चारों तरफ से, मतलब थोड़ा पहले उंगली को बीचों बीच देखें, फिर हल्का सा ऊपर देखना शुरू करें। आपको एक लेयर नजर आएगी, एक तो आपको इसकी परछाई नजर आ रही होगी ब्लैक पूरी, और उसके साथ साथ एक लेयर और नजर आ रही होगी। एक बार देखना शुरू करें थोड़ी देर के लिए, देखते जाएं। जिसको दिख जाए कि हाँ लेयर दिख रही है, तो वो यस लिख सकते हैं चैट में। आपने उंगली सीधी रखनी है दीवार के ऊपर, और उंगली को देखना है बस, बिना पलके झुकाए। देखते देखते आपको इस उंगली के चारों तरफ एक लेयर नजर आ जाएगी, एक प्रकाश जैसा नजर आएगा। वो किस कलर का नजर आ रहा है, वो एक बार मुझे आप बता सकते हैं? या तो चैट में प्रकाश लिख सकते हैं किस कलर का है, या तो आप फिर वाई सिर्फ लिखेंगे, हाँ यस मैंने देखा है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। किसी को दिखाई दिया अभी? बहुत आसान है, आपने बिना पल के झुकाए सिर्फ अपनी उंगली पे देखना है सेंटर में, और फिर उसके बाद ऊपर देखना है। राधिका जी बोलने नहीं दिख रहा है। एक बार आप लाइट के विपरीत मुंह करना है, आपका जो बल्ब जल रहा है, कुमुद जी ने देखा है, बहुत बढ़िया। लाइट के विपरीत आपने मुंह करना है, लाइट आपके पीछे होनी चाहिए, और आपने अपनी उंगली को उसके ऊपर रख देना दीवार के, और लगातार उंगली को देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। इसका आप अभ्यास भी कर सकते हैं बाद में क्लास के, 2-3 दिन लगातार, तो आप आसानी से
इसको देख पाएंगे। चलिए, और भी किसी ने देखा क्या अभी तक? अगर और कोई देख पा रहा है तो एक बार चैट में यस लिखिए। किस किस ने नहीं देखा? राधिका जी को दिख गया, बहुत ही बढ़िया। और किसी को दिखाई दिया अभी? पूनम जी, यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये हो गया एक उंगली को देखने का। इसी तरह आप अपनी पांचों उंगलियों को यानी कि चारों उंगलियों को रख सकते हैं। और चारों उंगलियों को रखने के बाद भी इस तरह आप देखेंगे तो आपको अलग अलग सबका ऑरा दिखाई देगा। सेम प्रक्रिया है। ठीक है, इसका हम अगर अभ्यास करते रहेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लंबा खींच जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने अपने उंगलियों का ऑरा देखा, इसी प्रकार आप अपने शरीर का भी ऑरा देख सकते हैं। यानी कि अपने आप को आप शीशे में, आईना सामने रख देंगे, बिना पल के झुकाए आप अपने यहाँ देखना शुरू करेंगे, थर्ड आई में। या किसी दूसरे व्यक्ति का अगर देखना है तो सामने उसको बैठाकर अपने लगभग 2 फीट दूर बैठाएंगे दीवार के साथ। पीछे वाइट पर्दा हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्लियर दिखता है। तो वाइट दीवार या पर्दा पीछे है तो आप आराम से उसको देखते जाएंगे इस तरह थर्ड आई में, बिना पल के झुकाए। और देखते देखते आप पाएंगे कि उसके शरीर के चारों तरफ एक लेयर, जैसे आपने अपनी उंगली के चारों तरफ देखी, इस तरह की दिखाई देगी। तो जो लेयर कलर दिखा रही है, यानी कि लेयर का जो आप कलर देख रहे हैं, वही उस व्यक्ति का ओरा का कलर है। ठीक है, इस चीज को आप आंखें बंद करके थर्ड आई से भी देख सकते हैं। ये तरीका है ओरा देखने का। अब कैसे ओरा को चेक करें? ओरा चेक करने के लिए आप हाथों को इस तरह रगड़ेंगे। रैकी को जब आप अट्यून हो जाएंगे, कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद आप ओरा को चेक कर सकते हैं इस तरह। सॉरी, ये है ओरा स्कैनिंग। मतलब हाथ की अगर आपने स्कैनिंग करनी है, अपने आभामंडल की स्कैनिंग करनी है, तो इस तरह आप ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे की तरफ करते जाएंगे करते जाएंगे, जहां पे ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्कैनिंग में आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है बॉडी में किसी भी पार्ट में। ठीक, अगर आपको ओरा चेक करना होगा तो चेक करने का मतलब, जैसे आपने हाथ एक नीचे रखा, दूसरा ऊपर रखा, तो ऊपर से और ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, देखते जाना है कॉन्शियसली पूरा, संवेदना के साथ, कहाँ आके आपको दबाव महसूस हो रहा है, या लग रहा है कि ऊर्जा ऊपर को धक्का दे रही है, प्रेशर। जहां भी महसूस करेंगे वहां तक मतलब आपका ओरा क्षेत्र है, आभा मंडल है। इसी तरह बॉडी पे देख सकते हैं, आगे पीछे करके। तो जितनी दूर तक आपके हाथ लग रहा है कि हाँ दबाव नहीं आ रहा, तो वहां तक आपका ओरा क्षेत्र नहीं होता। ओरा क्षेत्र जहां से स्टार्ट हो जाएगा वहीं पे आपको दबाव महसूस हो जाएगा। खुद का चेक करने का तरीका ये है। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति का चेक करें, उस व्यक्ति को थोड़ा सा दूर खड़ा कर दें, लगभग 10 से 15 फीट। खुद अपने हाथों को पूरी तरह चार्ज करें, रैकी को कॉल कर लें और लेकर जाएं। कैसे कॉल करना वो आगे बताऊंगा। हल्का हल्का धीमे धीमे पूरी संवेदना को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, जहां आपके उंगलियों मतलब हथेलियों में या हाथों से ऐसा लगने लग जाए कि मैं कुछ टच कर रहा हूँ, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ। जब समझेंगे तब ये बात समझ में आती है। या फिर हाथों में झंझनानी सी लगना स्टार्ट हो सकती है, या भारीपन आ सकता है। इस तरह की चीजें जब होने लग जाए, समझ लेना वहां उसका ऑरा शुरू हो गया है। अपना या दूसरे का ऑरा चेक करने का एक ये तरीका हो गया। दूसरा, आप अपने हाथों को इस तरह आगे पीछे करके देख सकते हैं, तो उंगलियों में जो खिंचाव है एक दूसरे के प्रति वो हो रहा होगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि ये उंगली इस उंगली को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। अगर ये ओरा में आ जाती है तो दूर दूर कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार इसका प्रैक्टिस करके देखो मेरे सामने, मेरे साथ। अपने सामने इस तरह करें और आगे पीछे करके देखें, तो ये जो उंगलियों का अगला पार्ट है, यहाँ आपको कुछ महसूस हो जाएगा। किस किस को हो रहा है एक बार प्रैक्टिकली मुझे बताएं करके। वीडियो
सभी ने ऑफ किया हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं लग रहा है कौन क्या कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। राधिका जी को पता लग रहा है। गुड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मतलब अभी आपको ये समझ में आ गया ओरा कैसे चेक किया जाता है। ओरा चेक करने का तरीका आपको पता लग गया है। वाह, अमेजिंग। किसको लगा अमेजिंग? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब आप समझिए, आपने ओरा का पता लग गया क्या होता है, आपको पता लग गया ओरा की स्कैनिंग कैसे करनी है, कैसे हमने जांचना है ओरा। अब हम समझते हैं ओरा की क्लिनजिंग कैसे करनी है। एक चीज और मैं बता दूं साथ साथ, ये तो हुआ अंधविश्वास वाली बात, क्योंकि आप इन चीजों को समझ रहे हैं, आप इन चीजों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर लॉजिकल वाली बात हो तो आपको कोई चीज प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या है, आज के डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी, जिसमें आप आभा मंडल को, ओरा को फोटो लेके देख सकते हैं। डिजिटल ओरा स्कैनिंग, ये इस तरह के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, जैसे कैमरा होता है इस तरह से। और उसमें आपको ये जो दूसरा फोटो दिख रहा है थोड़ा सा कलर में, इस तरह आपका ओरा दिखाई देगा। और इन फोटोओं से आप ये अनुमान लगा सकते हैं, जो ओरा को समझते हैं, प्रैक्टिस जिनका है, 6 महीने 1 साल पहले से, कि ये व्यक्ति को बीमारी आने वाली है। समझ रहे हो आप? क्योंकि जो भी चीज जैसे मैंने पहले बताई थी, पहले हमारे आभा मंडल में आती है, ओरा को ब्रेक करती है, उसके बाद वो शरीर में प्रवेश करती है, तो वो ओरा की स्कैनिंग से पता लग जाता है। या फिर एक ओरा स्कैनिंग की रोड आती है, जो फिर मैं भूल गया आज लाना, कल मैं लेके आया था उसको। उससे भी आप अपने ओरा की स्कैनिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेरे साथ साथ आप हैं? आगे चलें कि इस क्लास को अब कल कंटिन्यू करें? कितने लोग हैं कि अभी हम कंटिन्यू आज ही करें? वाई लिखें अगर आज कंटिन्यू चाहते हैं तो। अगर यहीं पे एंड, तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। सभी एक बार अपना मत मुझे दे दें, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मैं आपको जबरदस्ती खींचे जा रहा हूँ। कल करें? अगर कल करें तो के लिखें, सभी लोग के लिखें अगर कल के लिए चाहते हैं तो। चाहते हैं आज ही हो तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम समझेंगे भोजन का, खान पीन का हमारे आवा मंडल पे, हमारी एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? और उसके बाद कल थोड़ा हम अट्यूनमेंट की भी बात करेंगे, अपॉर्चुनिटियाँ क्या क्या हैं ये बात करेंगे। प्रेम और श्रद्धा से किस प्रकार हम अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम कल करने वाले हैं। तो साथ साथ अटेनमेंट भी होगा जिन लोगों का, जो नए नए लोग क्लास में आए हैं। तो आप सभी रेडी अवस्था में आएंगे, खास करके ब्लैक कपड़े पहन के नहीं आएंगे अटेनमेंट के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। माँ दिव्य रह की शक्ति, मेरे दिव्य रह की गुरुओं का ब्लेसिंग, आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। इसकी इसी मैं कामना के साथ इस सेशन को यहीं पे आज समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत आप सभी का दिल से धन्यवाद।